कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जांच एजेंसियों की तरफ से जांच जारी है। बहरहाल उपचुनाव को लेकर के बड़ी जानकारी है। बीजेपी काफी उत्साहित है। वहीं बागियों को भी मनाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। पार्टी एक एक बागियों को मनाने में कामयाबी हासिल करती जा रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया उनकी पार्टी में कोई बगावत नहीं है और सब एकजुट होकर के चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त देंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। बगावत की खबर को मदन राठौड़ ने किया दरकिनार। एकजुट होकर कांग्रेस को देंगे करारी हार। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। कहीं भी बगावत नहीं रहेगी। बबलू जी भी पार्टी के साथ है। अनुभव बोलता है, ये हम नहीं तस्वीरें कह रही हैं। राजधानी जयपुर में जब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया कर्मियों को आश्वस्त कर रहे थे कि बगावत का बिगुल बजाने वाले मना लिए जाएंगे और पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर उपचुनाव लड़ेगी, तब झुंझुनू में बीजेपी नेता बबलू चौधरी बगावत की हुंकार भर रहे थे। कोई भी पार्टी या कोई भी समीक्षा करने वाले या पार्टी को गलत तरीके से फीड करने वाले ये देखना चाहते हैं कि इन पेटियों में क्या निकलेगा, तो ये हम पेटियों में दिखाएंगे 13 तारीख को। बीजेपी बबलू चौधरी की हुंकार को दरकिनार करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि झुंझुनू में जब जब नेतृत्व ने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया, तब तक पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2013 से 2023 के नतीजे बताते हैं कि बागियों ने बीजेपी के खेल को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये बगावत भाजपा के लिए पूर्व में भी भारी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सुमित्रा सिंह ने 2013 में बगावत की शुरुआत की थी। उसके बाद 2018 में बबलू चौधरी ने बगावत की थी, तो वहीं 2023 के विधानसभा आम चुनाव में राजेंद्र बाबू ने बगावती तेवर दिखाते हुए भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उपचुनाव में 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी में बगावत और मान मनोहार का दौर लगातार जारी है, जिसमें पार्टी को कामयाबी भी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गांव, गरीब, शोषित, वंचित सबको साथ लेके और सभी समाजों को साथ लेके चल के इस चुनाव में दोनों विधानसभा सीट में विजय प्राप्त करेगी। हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है। हमारे ब्लड में जो बहता है हम उसको बदल नहीं सकते। वो कभी वक्त जरूरत नीला, हरा, पीला नहीं हो सकता। वो हमारा जो रक्त है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमें अपने देश धर्म की सुरक्षा भाजपा के साथ ही दिखाई देती है। पार्टी को 3 सीटों पर कामयाबी मिल चुकी है। पार्टी ने सलुम्बर, रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर नाराज नेताओं को मना लिया। सलुम्बर से नरेंद्र मीणा, रामगढ़ से जय आहूजा और झुंझुनू से बबलू चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। देवली उनियारा से भी पार्टी को राहत भरी खबर का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू में डेरा डाले हुए हैं। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत रोजाना कार्यकर्ताओं की बैठक यहां पर ले रहे हैं। मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर आज बड़ा हमला बोला। कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी ही नहीं है। कांग्रेस ने सालों तक परिवारवाद की राजनीति की, अब जनता परिवारवाद की राजनीति को ठुकरा चुकी है। उपचुनाव में बड़े अंतर से बीजेपी जीतेगी। तो वहीं मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने तय कर लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। पिछले 20 सालों से झुंझुनू में हम लोग जीत नहीं पाए हैं। इस बार बड़े मार्जिन के साथ में हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। राजेंद्र बाबू जी को प्रत्याशी घोषित किया है पार्टी ने। कार्यकर्ता में जोश है, उत्साह है और इस बार निश्चित ही हमारी हजारों वोटों से जीत होगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री के पिछले 10 महीनों के कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर और हम सब जब संगठन के लोग कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तब निश्चित ही इस बार 20 सालों के बाद में झुंझुनू में उपचुनाव के अंदर और इस सीट पर बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगा।
तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान को लेकर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने तंज कसा। रफीक खान ने कहा कि दिलावर के बयानों को क्या कोई सीरियसली लेता है। दिलावर कभी भी कुछ भी कह देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण महकमा दिया हुआ है। मदन जी के प्रति उनको कोई सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वो कभी भी कुछ भी वो काम कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। अब जैसे अभी वो शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा को छोड़ के सारा काम कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में कोई बयान नहीं देंगे। महाराणा प्रताप के बारे में, अकबर के बारे में, खड़गे जी के बारे में, और कभी कचरा प्लास्टिक, और कभी स्कूल में, मतलब स्कूल के अंदर उनके जो डायरेक्शन आते हैं उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं होती। टीचरों को दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, शिक्षकों को ऐसी जिम्मेदारियां मिलती है। मेरी शिक्षकों से बात होती है और वो रोते हैं कि साहब पढ़ाने के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है, हमें ऑक्यूपाई कर देते हैं फालतू कामों में। तो मैं तो इतनी गुजारिश करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खास तौर से कि ये संज्ञान लो कि जिन मंत्रियों को जो दायित्व दिए गए हैं वो करें। तो वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी की कीमत तय कर दी गई और वो कीमत है 1,11,11,111 रुपए। जी हां, अब तक लोगों की नींद उड़ाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये डराने वाली खबर हो सकती है। दरअसल क्षेत्रीय करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की सुपारी का ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर के एनकाउंटर पर इनाम। लॉरेंस के एनकाउंटर की कीमत तय। एनकाउंटर करने वालों को करोड़ों का इनाम। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसका अपराध की दुनिया में दबदबा है। वक्त वक्त पर सुर्खियों में रहने वाला लॉरेंस एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फिर चर्चा में है। दरअसल क्षेत्रीय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने सोशल साइट एक्स पर ऐलान किया है कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसे इनाम के तौर पर 1,11,11,111 रुपए दिए जाएंगे। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। दरअसल 5 दिसंबर 2023 को करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। जयपुर में हमलावर उनके घर मुलाकात के बहाने आए थे और बातचीत के बीच अचानक फायरिंग कर दी थी, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की मौके पर ही मौत हो गई थी। लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस गैंग के खास सदस्य गोल्डी बराड़ ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि सुखदेव की हत्या उन्होंने की थी। रोहित राठौर और नितिन फौजी नाम के 2 शूटर्स ने गोगामेडी की हत्या की थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरीके के जो मतलब जो खाप तरीके के जो ये मैसेज वायरल हो रहे हैं, ये चिंताजनक विषय है। और हमारी जो लड़ाई है, विशेषकर बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों की जो लड़ाई है, वो राष्ट्र विरोधी जिहादी तत्वों के और वन्यजीव शिकारियों के खिलाफ है, न कि किसी जाति या किसी संगठन के खिलाफ है। जब लॉरेंस बिश्नोई संविधान के संरक्षण में है और
लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा करना संविधान का प्रथम कर्तव्य बनता है। और वो संवैधानिक जब कस्टडी में है, जेल में होते हुए वो किस प्रकार से हर बार जो भी घटनाएं होती है वो उससे लॉरेंस से जोड़ना कतई उचित नहीं है। और हमारी ये मांग रहेगी कि जो भी इस प्रकार के फरमान जारी कर रहे हैं, मौत का फरमान जारी करना ये तालिबानी है और इस प्रकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब क्षेत्रीय करणी सेना ने गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए इनाम का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उस पुलिसकर्मी के परिवार को पूरी सुरक्षा देने का ऐलान भी किया है। बहरहाल महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के अलावा सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला लॉरेंस गैंग फिर सुर्खियों में है। और इसी बीच प्रदेश के शिक्षा विभाग से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जयपुर में सीईटी परीक्षा को लेकर के बड़ी लापरवाही सामने आई है। ड्यूटी के बावजूद भी 250 से ज्यादा टीचर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचे। शिक्षा विभाग ने गैर हाजिर शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो करीब 250 ऐसे टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी। इन अध्यापकों की ड्यूटी लगने के बावजूद इन्होंने घोर लापरवाही की और सीईटी परीक्षा में ड्यूटी देने नहीं पहुंचे हैं। अब ऐसों को शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। तो जरा सोचिए कि जिस डॉक्टर की आपने राह देखी हो, धरती का भगवान मान करके जिससे अपना इलाज करवाया हो, वो अगर नकली निकले तो आप पर क्या बीतेगी। चौंकिए मत। यह सवाल हाइपोथेटिकल नहीं है और हाइपोथेटिकल बिल्कुल नहीं है। राजधानी के जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में ऐसा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर साहब की असलियत जान, हलक में आई मरीजों की जान। वायरल वीडियो ने खोली पोल। जयपुरिया अस्पताल में इतना बड़ा झोल। अब जैसे वार्ड बॉय का काम वार्ड बॉय करेगा, पेशेंट को शिफ्ट करना ही करना, तो ऐसा नहीं है। और अब मेरे को तो कल ही पता चला है, तो तभी फिर हमने उसके बाद फिर उसको ड्राइवर को अभी हटा दिया है। जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल को सफाई देते नहीं बन रहा। दरअसल गले में स्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर साहब का ड्राइवर इमरजेंसी में भर्ती मरीजों को इंजेक्शन लगा रहा था। किसी ने उसका वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। जब अस्पताल अधीक्षक से पूछा गया तो जवाब देते हलक सूखने लगा। एक इंक्वायरी कमेटी के लिए मैं अभी थिएटर में था सुबह से, तो अभी टाइम का नहीं है। अभी इंक्वायरी कमेटी के लिए मैंने रखा है कि जो भी अगर दोषी होएगा, अगर वो ड्राइवर ऐसे उसने किया है तो गलत ही है। मामला खुला तो जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक ने आनन फानन में कमेटी बना दी। जिस तस्वीर पर इतना बवाल मचा है वो इमरजेंसी वार्ड का है, जहां ड्राइवर मंझे हुए चिकित्सा कर्मी की तरह मरीजों को इंजेक्शन लगा रहा था। बॉडी लैंग्वेज ऐसी कि अच्छे अच्छे गच्चा खा जाए। बात इंजेक्शन लगाने तक सीमित रहती तो भी शायद गनीमत थी। खबर है कि ड्राइवर वार्ड में राउंड लगाता था, इलाज करता था। न्यूज 18 संवाददाता ने जब अधीक्षक को बताया कि उनके ड्राइवर नाहर सिंह की हरकत से हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी परेशान थे, तो सुनिए डॉक्टर महेश मंगल ने क्या कहा। आपका ड्राइवर है इसलिए आज वो यहाँ पे थोड़ा सा धमकाता था, ऐसा नहीं होता, दवाइयाँ भी बांटता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई अपन यूँ तो किसी के लिए कुछ भी एलिगेशन की बात करें कि भाई मेरा ड्राइवर है तो इसका मतलब थोड़ी कि वो दादागिरी करेगा। काम तो इंसान की तरह से ही काम करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। खबर तो यह भी है कि ड्राइवर नाहर सिंह कई बार जयपुरिया अस्पताल से मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भर्ती करवा चुका है। जिस अस्पताल में अधीक्षक का ड्राइवर मरीजों को दवाएं लिखता हो, वार्ड में राउंड लगाता हो, इंजेक्शन लगाता हो, ड्रिप बदलता हो, उस अस्पताल के बारे में कुछ कहने सुनने की गुंजाइश कहां बचती है। इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब अस्पताल प्रशासन इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस ड्राइवर को इंजेक्शन लगाते वक्त किसी ने रोका क्यों नहीं? क्या इस पूरे मामले में अधीक्षक की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? न्यूज 18 राजस्थान ये बड़े सवाल खड़े करता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात करेंगे रेजिडेंट्स की हड़ताल की। शनिवार रात 8 बजे से जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स पूरी तरह कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाओं में भी हालात बेहद खराब हैं। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ लगी हुई है। अस्पताल की तरफ से जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं वो नाकाफी साबित हो रही है। रिपोर्ट देखिए।
रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। हड़ताल के चलते बढ़ी मरीजों की दिक्कत। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल एसएमएस हॉस्पिटल के हालात बेहद खराब है। वैसे तो रेजिडेंट डॉक्टर्स 8 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं, लेकिन शनिवार रात 8 बजे से उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं से भी हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद हालात और खराब हो गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। एसएमएस अस्पताल से सीनियर डॉक्टर मोर्चा संभाले हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बेहद ज्यादा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट की हड़ताल के चलते मरीजों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में किस प्रकार का हाल है ये तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं और मरीजों को अपनी बारी का इंतजार करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है और जिस प्रकार के हालात हैं ये बताते हैं कि किस प्रकार की मुश्किलें जो है वो मरीजों को उठानी पड़ रही है। और एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन और कार्डियोलॉजी की ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, जो घंटों तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एसएमएस अस्पताल में तय ऑपरेशन को पोस्टपोन किए जाने लगा है। एक तरफ मौसमी बीमारी का प्रकोप, ऊपर से डॉक्टर्स की हड़ताल लोगों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। ये हाल कार्डियोलॉजी ओपीडी का था। अब मेडिसिन ओपीडी में किस प्रकार के हालात हैं ये भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी जो है वो कमोवेश इसी प्रकार के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है ये बताती है कि मरीज जो है वो किस प्रकार से बेतहाशा यहाँ पर बढ़े हुए हैं और इलाज की जो है वो दरकार जो है वो इनको है। और बावजूद इसके चूँकि जिस प्रकार की हड़ताल चल रही है मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि वैकल्पिक इंतजाम किए हैं, लेकिन ये वैकल्पिक इंतजाम जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि नाकाफ़ी हैं और भी ज़्यादा व्यवस्था करने की जरूरत है। पिछले 10 महीनों में राजस्थान में कई बार रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए। सरकार ने उनकी मांगों पर आश्वासन का भरोसा दिया, लेकिन डॉक्टर्स का आरोप है कि उन्हें सिर्फ भरोसा मिला। एसएमएस के अलावा अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भी तीसरे दिन रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर रहे। मौसमी बीमारियों और दीपावली के मौसम से पहले कार्य बहिष्कार आम मरीजों के लिए मुसीबत बना हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर ने इमरजेंसी सेवाओं का भी कार्य बहिष्कार कर दिया है, साथ ही मांग पूरी होने तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है। इस हड़ताल के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं एक तरफ मरीज जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, लगातार जो है मरीज अस्पताल की ओर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में दीपावली है, सभी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ऐसे में समस्याएं जो हैं वो विकराल हो रही है। इमरजेंसी सेवाओं की बात करें तो वो भी आज से उन्होंने बंद कर दी हैं। ऐसे में कई जो इमरजेंसी ऑपरेशन थे वो किए जा रहे हैं, बाकी ऑपरेशन जो हैं वो टाल दिए गए हैं। जो सेवाएं हैं वो सीनियर डॉक्टर संभाल रहे हैं। सीनियर डॉक्टर्स जो अलग अलग वार्ड हैं या फिर जो विभाग हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर करीब 600 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और उसी को लेकर लोग परेशान हैं। एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का साफ कहना है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। अस्पतालों की हालत दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि ये डॉक्टरों की मांगे कब तक पूरी होती हैं और वो कब तक काम पर वापस लौटते हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी और अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। तो चलिए